सर्वेभ्यो नमो नमः। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो सैंपल पेपर का पार्ट 6 रहने वाली है। ये वाली वीडियो जो है वो जो आपका क्वेश्चन है 6 नंबर का जो प्रश्न है ना, 6th क्वेश्चन, इसकी रहने वाली है। और इसमें किसके बारे में बात करी गई है? इसमें बताए गए हैं समास, कि समास जो आएगा आपके पेपर में उसको किस तरीके से आपको हल करके आना है, वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो थोड़ी लेंदी भी हो सकती है, क्योंकि मैं यहाँ पे तरीका बताऊंगी आपको पेपर हल करना कैसे है, क्वेश्चन को हल कैसे करना है। देखिए, एक तरीका होता है कि आप सारी चीजों को डिटेल में पढ़िए, मैं वो नियम भी बताऊंगी यहाँ पे भी, कौन सा नियम है किस वजह से लागू हो रहा है, और बीच बीच में शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगी। कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी आप प्रश्न आपका हल हो जाएगा, और नेक्स्ट एग्जाम में आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, केवल ट्रिक के सहारे मत रहना। तो मैं यहाँ पे ट्रिक भी बताऊंगी और साथ में आपको नियम भी बताऊंगी, तो वीडियो को ध्यान से देखना। आपके जो 4 नंबर है वो यहाँ पे लगभग श्योर हो जाने वाले हैं। तो क्या, सबसे पहले हम प्रश्न को ध्यान से देखते हैं कि प्रश्न में करना क्या है। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समासम विग्रहम व प्रदत्त विकल्पेभ्यः चित्वा लिखित है। नीचे लिखे हुए जो रेखांकित पद है, रेखांकित पद यानी कि जिस शब्द के नीचे लाइन खींची हुई है उसमें समास व विग्रह करना है। कहां से? प्रदत्त विकल्पेभ्यः, जो भी आपको विकल्प दिए गए, विकल्प यानी कि ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से चित्वा चुन करके लिखो। और आगे कोष्टक में क्या लिखा है? केवलम प्रश्न चतुष्टयम, यानी कि आपको केवल 4 प्रश्न करने हैं, यानी कि 5 प्रश्न हैं उसमें से 4 करने हैं। एक अगर नहीं भी आता तो भी चल जाएगा, और हर एक का आपको 1 नंबर मिलेगा, यानी कि ये प्रश्न है आपका 4 नंबर का। तो आगे बढ़ते हैं। पहला है सर्वथा समरूप है कुटुंब वृतांत है। तो यहाँ पे किसको अंडरलाइन किया है? कुटुंब वृतांत है, यानी कि कुटुंब किसको कहते हैं? परिवार को। वृतांत है मतलब वृतांत, यानी कि एक तरह से वर्णन की तरह आप इसको समझ सकते हो। तो परिवार का वर्णन हो गया। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूं यहाँ पे? तो आपको क्या करना है, अगर देखिए थोड़ी थोड़ी पहचान होती है, आपको वो समझनी पड़ेगी। कुटुंब का वृतांत, थोड़ा सा भी अगर आप हिंदी करके देखें, थोड़ा सा भी समझ में आए तो हिंदी बन रही है कुटुंब का वृतांत। तो आप जब भी इस शब्द को देखते हैं ना, कोई भी शब्द यहाँ पे हो, तो आप क्या करेंगे कि एक तो होता है कि एक शब्द है और वो किसी दूसरे के बारे में कुछ बता रहा है, यानी कि एक शब्द दूसरे पे डिपेंडेंट है एक तरीके से, ठीक है। तो उसमें आप तत्पुरुष समास को क्लिक करेंगे, और तत्पुरुष समास भी विभक्ति के अनुसार चलते हैं कि कर्म तत्पुरुष हो गया, कर्ण तत्पुरुष हो गया, इस तरीके से आपका चलता है। तो यहाँ पे कुटुंब का वृत्तांत, ये वाला जो समास है वो तत्पुरुष समास है। इसको तो ध्यान से बिल्कुल अच्छे से समझना ही पड़ेगा। बस ये है कि थोड़ा सा ट्रिक से हम थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो आपको क्या करना है? कुटुंब का वृत्तांत, किसका? कुटुंब का। तो का के की कहाँ आता है? षष्ठी विभक्ति में आता है, आपको पता है। और षष्ठी विभक्ति में मैक्सिमम टाइम शब्द के अंत में क्या होता है? श लगा होता है, जैसे बालकस्य, रामस्य, ठीक है। तो कुटुंब का के की हिंदी बन रहा है ना, तो शायद इसमें लगा है वो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि षष्ठी विभक्ति यानी कि आपका संबंध तत्पुरुष, आप इसको समझ सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है कुटुंब वृतांत, नहीं, कुटुंब में विभक्ति नहीं लगी हुई है षष्ठी। कुटुंबाय नहीं, चतुर्थी है। कुटुंबस्य ये षष्ठी है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। और कुटुंबम, इसमें आपका द्वितीय लगी हुई, तो ये भी गलत ऑप्शन हो गया। तो आपका ग जो है ना वो सही ऑप्शन है, पहले तो ये हो गया। अब बेटा, जिस अगर इस तरीके से शब्द दिया होगा ना, एक तो आपको ऑप्शन को देख के ही समझ में आ जाता है कि ये तत्पुरुष है कि बहुव्रीहि है कि अव्यय भाव है कि द्वंद्व है। किस तरीके से जब अगले प्रश्न कराऊंगी ना तब समझ में आएगा, अभी भी आपको आना चाहिए। एक तो शब्द को देखते, ऑप्शन को देख के बहुत अच्छे से समझ में आता है। समझ में आ रहा है आपको? तो ऑप्शन देख के आपको पता लग गया, क्योंकि इनमें हर एक में विभक्ति लगाई, जैसे कुटुंबाय में चतुर्थी लगा दी, कुटुंबम में द्वितीय लगा दी, यहाँ पे प्रथमा लगा दी, यहाँ पे षष्ठी। जो तत्पुरुष समास होता है ना, 2 शब्द है, 2 शब्दों में जो पहला शब्द होगा ना उसमें विभक्ति लगी होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले शब्द में विभक्ति लगी होती है, तो जब आप ऑप्शन देखें तो यहाँ पे पहले शब्द में आपको विभक्ति लगी मिलेगी। एक तो यहीं पे डाउट खत्म हो गया, आपको पता लग गया कि ये तत्पुरुष समास है, ऑप्शन को देखे, ठीक है।
अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है, थोड़ा सा हिंदी करके देखना है, तो उससे आपको सही ऑप्शन का पता लग जाएगा। ठीक है, कुछ एक पहचान होती है, जैसे तृतीया अगर मिल जाए तो उसमें एन लग के कुछ शब्द साथ में होते हैं तो उससे पहचान होती है। लेकिन अब इसमें देखो, जब अलग करना होगा ना, विग्रह करना होगा, यहाँ पे आपको विग्रह करना है क्योंकि दोनों शब्द जोड़ के दिए हुए हैं। विग्रह मतलब अलग करना। ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकती है, लेकिन जब आपको जोड़ना हो ना, उसमें दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तब आपको ऑप्शन में ये शब्द मिलेगा, ठीक है, और ऊपर ये मिलेगा, ठीक है, अंडरलाइन किया हुआ। तब आपको क्या करना है, जो ये दो शब्द है ना, इसमें से केवल विभक्ति हटा दो और जोड़ के लिख दो। आपको दिख रहा है ना, केवल आदाशय और यह ही हटाया है। अगर आपको जोड़ने को बोले, समास करने को बोले, विग्रह करने को बोले, तो आप विभक्ति लगाओगे, जैसे यहाँ पे शैल लगाया। ठीक, समझ सकते हैं। वैसे हमने पूरे नियम के साथ वीडियोज बनाई हुई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हर एक नियम, क्योंकि समास की तो बहुत सारा बड़ा चैप्टर है, तो वो यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाएगा। अभी आगे जो है ना, वो आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, अब देखिए, अगला जो एग्जाम्पल है वो आपका बहुव्रीहि समास का है। ठीक है, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि का मतलब क्या होता है कि जिसके बारे में कुछ विशेष कहा जाए, यानी कि किसी तीसरे बंदे के बारे में बात हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है समानम शीलम व्यसनम येषाम तेषु, फिर है सख्यम। तो ये जो बड़ा सारा यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं ना, बड़े सारे, उसमें आपको क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो ये जो लास्ट वाले शब्द है ना, ये शाम तेसु, इसको देखो। ये शाम तेषु सप्तमी भक्ति है, बाल केशु सप्तमी है। ठीक है, या यस्मिन मिल जाए, ये शाम तेसु मिल जाए, या यस्मिन मिल जाए। अगर इन दोनों में से कोई भी शब्द मिलता है तो वहां पे समझ लेना ये है बहुव्रीहि समास। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा प्रश्न कैसे करेंगे, जैसे ही आपने ये देखा ये शाम तेषु, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये शब्द तो यूं के ही रखो, इनकी विभक्ति हटानी है, और ये जो आए ना, ये शाम तेषु, इसमें से सप्तमी विभक्ति ले लो। सप्तमी यानी कि जो एशु लगा है लास्ट में, बालकेशु, रामेशु, नृपेशु, एशु जो लगा ना, उसको ले लो। अब क्या करेंगे आप, जो ये मेन शब्द है ना, ये मेन शब्द जो है उनको लोगे, और उनके साथ जो अंतिम शब्द है उसके साथ एसु लगा देना है। समझ गया, आ गया? ये जो तेषु शब्द है ना, इससे समझ लो सप्तमी विभक्ति है और बहुव्रीहि समास होगा इससे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, समानशील और वैष्ण, ये यूं के यूं लिए है ना, पहला ही ऑप्शन सही है इसका, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है यहीं पे, नहीं तो सारे शब्द करा देती पहले। अब क्या करना है, इसको काटो और तेषु का एशु इसमें लगाओ। ठीक है, यही लगा है ना यहाँ पे, तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया। समानशील वैष्णव नहीं होगा क्योंकि द्वितीय विभक्ति है, वैष्णानी नहीं होगा क्योंकि ये भी प्रथमा या द्वितीय का बहुवचन हो गया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये शाम तेसु, ये जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है ना, इससे भी आप ऑप्शन को देख करके समझ सकते हैं। एक तो दूसरा, ये बहुव्रीहि समास है, सप्तमी विभक्ति है, किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है कि समानशील व्यस्न हैं जिसमें। समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से प्रश्न करना है? तो बहुव्रीहि समास, अगर यहाँ पे यस्मीन होता, अगर यहाँ पे यस्मीन होता ना कि समानशील, समानम शीलम व्यसनम यस्मीन, तो आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पे ए, सिर्फ ए लगाना था। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। मुझे लग रहा है ये समझ में आ रहा होगा। आगे है तीसरा, न ही निर्मलम जलम, तो यहाँ पे रेखांकित पद है निर्मलम। बेटा ये है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जो है वो आपके सिलेबस में गिने चुने शब्द दिए हैं। कौन कौन से? अनु, उप, सह, निर, प्रति और यथा, ये 6 शब्द दिए हैं, यानी कि ये है उपसर्ग। उपसर्ग इनको बोलते हैं अव्यय। ठीक है, उपसर्ग अव्यय भी होते हैं। तो अव्यय जिसके शुरू में हो उसे कहते हैं अव्ययी भाव। ठीक है, और निर क्या है? निर एक अव्यय है, वैसे उपसर्ग है लेकिन उपसर्ग अव्यय होते हैं। ठीक है, तो निर क्या है? अव्यय है, तो ये अव्यय भाव समास हो गया। अब बेटा 6 ही शब्द हैं, और 6 के 6 जो है ना, उनके अर्थ याद कर लो। कि जैसे उप है तो उप के लिए समीप आएगा। अब निर का क्या होता है बेटा, ये सॉरी ये ऐसे लग गया। निर जो होता है ना, निर इस्तेमाल होता है अभाव के अर्थ में। ठीक है, निर किस अर्थ में होता है? अभाव, यानी कि ऑप्शन में अगर अभाव दिखे तो निर वाला होगा। मान लो अगर यहाँ पे आपका निर लिखा, तो यहाँ पे आपको शब्द के शुरू में निर लिखा हुआ है, तो आप अभाव वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे। किस तरीके से होता है बेटा, 6 शब्द हैं, उन 6 के 6 अर्थ याद कर लो। जैसे एक यहाँ पे बता देती हूँ मैं, यहाँ पे योग्यम लिखा है ना,
तो यहाँ पे शब्द के शुरू में फिर अनु मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे योग्यम लिखा है, मतलब ऊपर अनु लिखा है, तो योग्यम वाला ऑप्शन टिक कर दो। नीचे अनु लिखा है तो यहाँ पे योग्यम मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको हल करना है। ये जो 6 शब्द मैंने बताया ना, अनु, उप, सह, निर, प्रति और यथा, ये शब्द के शुरू में मिलेंगे और इनके अर्थ जो होंगे ना वो आपको एंड में मिलते हैं। जैसे ये निर जो है ना, निर शब्द के शुरू में लगा हुआ है और अभाव जो है ना वो अंत में लगा हुआ है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन टिक करना है। ये केवल 6 शब्द हैं, तो बेटा प्लीज इनके 6 के अर्थ तो याद ही कर लेना, क्योंकि कम से कम 1 नंबर तो 100% आना है और हो सकता है 2 नंबर का भी आ जाए। तो केवल 6 शब्द और उनके अर्थ। अविभाव समास की वीडियो भी हमने बहुत अच्छी बनाई हुई है, तो आपको वहां से भी बहुत सारे शब्द समझ में आ जाएंगे। फिर भी अगर आप कहते हो तो मैं एक वीडियो और भी बना दूंगी, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना। चौथा प्रश्न देखते हैं। देखिए बेटा, प्रश्न तो आप कहीं से भी कर लेंगे, आंसर की है टिक भी अगर कोई लगवा देगा आपको, आपने किसी दूसरे बच्चे के भी देखे उतार लिए, तो भी आप प्रश्न तो कॉपी में लिख ही लोगे। मेन है कि प्रश्न हल कैसे करना है, इसीलिए ये वीडियो इतनी डिटेल में जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है व्याघ्र चित्रकऊ नदी जलम पातुम आगतो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो व्याघ्र और चित्रकऊ ये 2 शब्द है ना बेटा, इनका विग्रह करना है, क्योंकि जोड़ के लिखे हुए आपको पता ही है। अब क्या करना होता है बेटा, एक आपके सिलेबस में है द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा का मतलब होता है आपको संज्ञा शब्द मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको? संज्ञा पता है ना क्या होता है? व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम। अब व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम में कोई भी संज्ञा हो सकती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, जो भी। तो यहाँ पे देखिए क्या दिखा है, व्याघ्र और चित्रक, यानी कि बाघ और मतलब 2 जानवरों का नाम दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा ना, 2 जानवरों का नाम दिया है। तो आपको क्या करना है, दोनों को अलग अलग करना है। दोनों को क्या करना है, अलग अलग। देखिए एक क्या मतलब ट्रिक अगर बताऊं तो, ये 2 औ की मात्रा है ना, यहाँ पे औ की मात्रा लगी होती है शब्द के अंत में, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे 2 नाम दिए हुए। मैं तरीका भी बता रही हूँ, ट्रिक भी बता रही हूँ, 2 नाम है यहाँ पे। अब क्या करोगे आप, दोनों को अलग अलग कर दो। दोनों को अलग अलग करेंगे, कैसे करेंगे, यही बात सबसे मेन है। ऑप्शन में गलत होता है। देखो एक तो ये दिखा है व्याघ्र चित्रकौच है, आप देखते ये करेंगे ये गलत हो जाएगा। अगला है व्याघ्र है चाहे चित्रकौच है, ये भी दिमाग में आएगा, क्योंकि व्याघ्र के ऊपर औ की मात्रा नहीं है, तो नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। अगला है व्याघ्र चाहे चित्रक है चाहे, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। आपको सही ऑप्शन टिक करना है ये वाला। कैसे, ये देखना। एक तो पहली बात बेटा, यहाँ पे जो 2 शब्द दिए है ना, दोनों के बाद च इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत सारे ऑप्शन तो ऐसे होते हैं कि जिनमें 4 में से केवल एक ही ऑप्शन में दोनों के बाद च दिया होता है, तो आपको पता लग जाता है कि मेरा सही ऑप्शन ये है। लेकिन यहाँ तो गड़बड़ है। यहाँ क्या कर रखा है कि 3 ऑप्शन में 2 अक्षरों के बाद च दिया गया है, ठीक है। तो आपको डाउट हो रहा है, अब क्या करेंगे आप, अब ये करेंगे हम कि जो 2 शब्द दिए हैं ना, दोनों में प्रथमा लगा दो, व्याग्रह लिखो, उसके बाद विसर्ग लगाओ, फिर च लिखो और फिर चित्रकह लिखो, उसके बाद भी विसर्ग लगाओ। यानी कि आपको इनमें प्रथमा लगानी है। प्रथमा का मतलब होता है मूल शब्द लिखो, उसके बाद विभक्ति विसर्ग लगा दो, ठीक है। ये जो मात्रा, ये जो 2 मात्रा लगी है ना बेटा, ये ऑप्शन में नहीं लगेंगी, क्योंकि दोनों यहाँ पे बाघ 2 है क्या, बाघ 2 है क्या, नहीं, एक है। समझ में आ रहा है आपको? तो दोनों को सिंगल सिंगल बनाना है, क्योंकि दोनों सिंगल सिंगल हैं और दोनों मिल करके ये 2 हुए हैं, द्विवचन हुए हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो दोनों को अलग अलग करके आप लिखोगे। अगला ऑप्शन देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगला ऑप्शन भी द्वंद्व समास का दिया है। अब ये ना डिपेंड करता है कि हो सकता है अव्ययभाव के 2 हों, अव्ययभाव में आपको केवल 6 शब्द करने थे, हो सकता है आपके पास बहुव्रीहि के 2 ऑप्शन हो जाएं, तो एक आपको ये शाम तेषु वाला मिल जाए, एक आपको यस्मिन वाला मिल जाए, ठीक है। तो आपको किस तरह से टिक करना, सारे मैंने तरीका यहाँ पे बता दिया, नियम और ट्रिक। अब हो सकता है द्वंद्व समास के 2 एग्जाम्पल आपके पास आ जाए। तो ये देखिए 2 दिए हैं यहाँ पे, एक तो जोड़ के लिखा हुआ है, सॉरी ऊपर वाले में तो जोड़ के लिखा हुआ है और यहाँ पे अलग अलग करके दिया है, तो आप क्या करेंगे, उनको जोड़ दो। अब देखिए 2 हैं, वृषभामच, वृषभामच, 2 दिए हैं ना आपको, तो आपको 2 दिए हैं यानी कि द्विवचन, ठीक है। और द्विवचन आपको यहाँ पे पता ही लग गया था ऊपर वाले ऑप्शन में वैसे भी, कि द्विवचन का मतलब है अंत में 2 औ की मात्रा। क्या किसी होता है, जैसे बालक का शुद्ध रूप अगर किसी को याद है, तो बालक है मतलब एक बालक, बालक मतलब 2 बालक, औ की मात्रा लगी है ना बेटा,
ठीक है, तो आपको क्या करना है, दो नाम दिए। अब इसको करने का तरीका क्या है, पहले तो दोनों चय को काटो, खत्म कर दो चय को, क्योंकि चय कब लगते हैं, जब आप विग्रह करते हो, अलग अलग करते हो। अब आपके पास मूल शब्द बच गए, तो आपको क्या, दोनों शब्द एक ही है ना, तो आपको क्या करना है, वृषभ एक लिखो और औ की मात्रा लगा दो। अगर यहाँ पे अलग अलग होते, यहाँ पे अलग अलग होते, तो आप फिर दोनों को लिखते, जैसे व्याघ्र और चित्रक दोनों अलग अलग हैं, तो फिर दोनों का नाम लिख करके जो लास्ट वाला था उस पे औ की मात्रा लगाई। लेकिन यहाँ पे दोनों एक ही हैं, तो इसलिए केवल एक बार लिखने से काम चल जाएगा कि दो बैल। ठीक है, जैसे बालकम बालक है, च बालक है, च, अगर आपको ये दिया है तो क्या आप दो बार बालक बालकऊ ऐसे करके लिखोगे व्याघ्र चित्रकऊ की तरह? नहीं, आप केवल, क्योंकि दोनों सेम ही है, तो एक बालक लिखने से और औ की मात्रा लगाने से आपका काम चल रहा है। समझ में आ रहा? अगर दो हैं, संज्ञा शब्द दो अगर दिए हैं, तो फिर दोनों को लिखो और फिर द्विवचन बनाओ, औ की मात्रा लगाओ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है या मेरे से बताने में कोई कमी रह गई है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरे से आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।